आ जाइए, स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 हमें ये तो पता चल गया, इसमें स्टेट के बारे में बता के रखा है, 13 में लॉ के बारे में बता के रखा है। ठीक है, चलिए। तो अब आपकी बुक अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्टेट की डेफिनेशन ही दे रखी है, यही टॉपिक पढ़ने वाले अपन। ठीक, आर्टिकल नंबर कौन सा चल रहा है, ये 12। आइए, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहूंगी। आइए, हमारी पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चलता कैसे है, पहले हम ये बेसिकली समझेंगे, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं घुसेंगे, हमें स्टेट की डेफिनेशन समझे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चलता है, सबसे पहले क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायिका। हिंदी में मत जाओ भाई। ठीक है, हिंदी में हम उन टर्म्स के लिए जाएंगे जो टर्म्स हमें पता है, जो नहीं पता उसको लेके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भैया एग्जाम में तो इंग्लिश आने वाला है। ठीक, एक सबसे पहला फर्स्ट पिलर होता है हमारी इंडिया के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का, लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये तीन मेन पिलर्स है, इस तरीके से हमारी पूरी सरकार चलती है। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का मतलब लेजिस्लेचर में हमारी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट आ सकते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाने का, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। वापस, लेजिस्लेचर का काम क्या बताया मैंने आपको, लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या बताया मैंने, जो लॉ बन चुका है उसे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी क्या बोलती है भाई, वापस वापस, लेजिस्लेचर का काम क्या बताया, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करवाना, देन जुडिशरी पनिश करना। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मुझे बताओ, लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। पार्लियामेंट में कितना हाउस है, दो हाउस है। पहला हाउस क्या बोलते हैं, लोकसभा, दूसरा क्या, राज्यसभा। डन, चलो। तो सेंट्रल लेवल में भी पार्लियामेंट होता है और स्टेट लेवल में भी पार्लियामेंट होता है, दो पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल का भी होता है और स्टेट का भी होता है। ठीक है, तो जो तुम लोकसभा और राज्यसभा सुनते हो ना, वो किसका है, सेंटर, उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। सेंटर वाले को हम सांसद, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो स्टेट की बात आती है तो हम उसे बोलते हैं स्टेट लेवल का, क्या बोलते हैं बच्चा, विधानमंडल। नाम सुना होगा तुमने, लोकसभा राज्यसभा तो सुना है, लेकिन क्या विधानसभा और विधान परिषद सुना है क्या, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट असेंबली। ठीक है, अभी अभी जो इलेक्शन चल रहे वो कौन से लेवल के चल रहे, लोकसभा राज्यसभा वाले। ठीक है, चलिए। तो इन शॉर्ट, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, अगर पार्लियामेंट लिखा है तो वो लोकसभा राज्यसभा की बात करे। ठीक है, स्टेट लेवल का जो पार्लियामेंट होता है, यस वो भी होता है, उसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा या फिर विधान परिषद वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो होगी पार्लियामेंट की कहानी, ये तो होगी लेजिस्लेचर। तो लॉ यही बनाते हैं, लॉ कौन बनाता है, ये लोग बनाते हैं। कंपनीज एक्ट की चलो बात करते हैं। ये जो कंपनीज एक्ट है, ये बस एमपी में लगता है क्या, बस महाराष्ट्र में लगता है, बस यूपी में लगता है, कहाँ लगता है, ऑल ओवर इंडिया। तो तुम्हें क्या लगता है, ऑल ओवर इंडिया का जो लॉ है, कहाँ, किसने बनाया होगा, सेंट्रल लेवल के पार्लियामेंट ने। ठीक है, स्टेट के भी बहुत सारे लॉज होते हैं, बॉम्बे एक्ट, तो ये भाई महाराष्ट्र का होगा। एमपी के भी बहुत सारे एक्ट है, एमपी के भी बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, हर बहुत सारे अजीब छोटे 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 एक्ट्स है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप सीएस कर रहे हो, सीएस क्या है, बस एमपी का सिलेबस है क्या, पूरे नेशनल लेवल में। इसीलिए आप देखना कि आप कोई भी स्टेट लॉ नहीं पढ़ते हो, आप स्टेट लॉ नहीं पढ़ते हो। अगर आप एलएलबी करते हो तो एलएलबी में दोनों लॉज पढ़ाए जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में करते हो तो आप कहाँ से कर रहे हो, आप एमपी से कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से कर रहे हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, तो वहां पर आपको सेंट्रल लेवल के भी लॉस पढ़ाए जाते हैं और स्टेट लेवल के भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टेट की डिग्री ले रहे हो। लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस आईसीएसआई पूरे इंडिया का है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या प्रेफरेंस देंगे क्या, वो नहीं। इसलिए आपके सिलेबस में स्टेट लॉ है ही नहीं, आपके कैरिकुलम में है ही नहीं। क्यों नहीं है, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि आप इंडिया लेवल का, जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात अगर मैं करूँ तो सीबीएसई क्या होता है, पूरे नेशनल लेवल में होता है। एमपी बोर्ड की बात करूँ तो सिलेबस डिफर करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल लेवल के जो लॉज होते हैं, जैसे आपका कंपनीज एक्ट हो गया, जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट जो भी आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉट हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है सेंट्रल लेवल में, सीएस एक्ट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है सेंट्रल लेवल के। स्टेट लेवल के आप देखोगे ही नहीं, क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि भाई आप एक नेशनल लेवल की डिग्री ले रहे हो। ठीक है, तो जो नेशनल लेवल में जो एक्ट लगते हैं
वो बनाता कौन है? नेशनल लेवल का पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो स्टेट के लॉज होते हैं वो कौन बनाता है बच्चा? स्टेट लेवल का जो पार्लियामेंट है वो बनाता है। बात समझ में आ गई? डन। चलो अब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। लॉ बना दिया, लॉ बनाया किसने? लोकसभा राज्यसभा ने बनाया। ठीक है, अब इसको फॉलो करवाने का काम किसका? फॉलो सेंटर लेवल में भी होता है और फॉलो स्टेट लेवल भी होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो बच्चा यहाँ पे हमारा कौन आ जाता है? राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति? हमारा प्रेसिडेंट बोलते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, वेरी गुड। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर। तो ये सेंटर लेवल के। ऐसे ही क्या होता है? स्टेट लेवल के भी होते हैं, स्टेट लेवल के भी होते हैं। राज्यपाल कौन होता है? गवर्नर। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं एमपी का सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक है, सीएम हमको पता है, गवर्नर कौन है? अब मुझे बताओ, इंडिया का प्रेसिडेंट बड़ा है या प्राइम मिनिस्टर बड़ा है? प्रेसिडेंट। आपको इंडिया का प्रेसिडेंट भी पता है और प्राइम मिनिस्टर भी, और मैं एमपी के गवर्नर पूछूं तो हमें नाम नहीं पता है, और चीफ मिनिस्टर पूछूं तो हमें नाम पता है। मतलब बड़े औहदा किसका बड़ा है? पोजीशन किसकी बड़ी है? गवर्नर की भाई। और गवर्नर का नाम तक नहीं पता हमें। काम ज्यादा नहीं है, वेरी गुड। साइनिंग अथॉरिटी बस रहती है, वेरी गुड। वही मैं वही कह रही हूँ, प्रेसिडेंट ही है ना। तुम खुद देखो ना, मोदी जी आपको ज्यादा घूमते दिखेंगे ना कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट भाई। तो सेम यहाँ पर भी यही है, पोजीशन तो हाई है ना। नाम पता होना तो डिजर्व करता है यार वो, है ना। तुम्हें नाम तक नहीं पता। अब बता रही, करंट अफेयर ये सब जो आपके जो सब्जेक्ट है ना, उसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। जैसे तुम लोग स्पोर्ट्स के बारे में ये सब पढ़ रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या गवर्नर नहीं पूछा जाएगा? और तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या एमपी का है क्या आईसीएसआई बोर्ड? आपका आईसीएसआई क्या एमपी का है? तो क्या एमपी का गवर्नर पूछेगा? किसी भी स्टेट का पूछेगा ना। तुम्हें हर स्टेट का सीएम पता होना चाहिए, और तुम्हें हर स्टेट का क्या पता होना चाहिए? गवर्नर पता होना चाहिए। तो तुम बस एमपी का जानकर कुछ कर नहीं पाओगे। आपको क्या जानना है भाई? हर किसी का। अब क्योंकि हम पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अगर हमने न्यूज में सुन लिया तो फिर भी सीएम के नाम पता है, क्योंकि भाई जो ये चीफ मिनिस्टर्स हैं ये न्यूज में ज्यादा दिखते हैं, गवर्नर इतने दिखते नहीं है। तो होमवर्क लिखो। वेरी गुड। कल सब याद हो जाएगा। हाँ यार, कल तो यार फिर पोजीशन समझ में आ रही है। फिर मुख्यमंत्री मतलब सीएम, है ना। चलो ऐसे ही क्या क्या, वही तो होमवर्क है। मैं बताऊं? नहीं, मैं नहीं बताने वाली, तुम लोग को ही पूरी लिस्ट तैयार करके रखनी हो। सीएम नहीं बताऊंगी, सीएम की भी लिस्ट, और बाजू में मैं पहले देखूंगी और मैं तुम लोगों से पूछने वाली हूँ। और मैं नहीं पूछने वाली एमपी का, क्योंकि भाई आईसीएस तुम्हें एमपी का पूछने वाला है क्या? जमाने भर की चीजें पूछने वाला है, आपको पता होना चाहिए। वापस वापस वापस। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। और जुडिशरी पनिश करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ, लॉ बनाने का हक किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। मतलब सेंट्रल लेवल का पार्लियामेंट बना सकता है और स्टेट लेवल का भी पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट लेवल का पार्लियामेंट बस अपने ही स्टेट में इंप्लीमेंट कराएगा, बाकी स्टेट में नहीं करवा सकता। और सेंट्रल लेवल तो भैया पूरी की पूरी इंडिया में, जीएसटी पूरी इंडिया पे लगेगा ना भाई, ठीक है। चलिए, एग्जीक्यूशन की बात आ रही है तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अगर मैं पूछूं सरकार, तो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहा है, यहाँ पे सीएम आ रहा है, यहाँ पे गवर्नर आ रहा है। तो ये लोग का काम क्या है? इनका काम क्या है बच्चा? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। लॉ बनाया किसने? सबकी सरकार ने मिलकर बनाया। पार्लियामेंट में क्या बस बीजेपी बैठी है क्या? सब बैठा है, ऑपोजिशन भी बैठा है, तो पार्लियामेंट में हर कोई बैठा है। तो लॉ जब बनता है, लॉ जब बनता है तो मिलकर सब बनाते हैं, लेकिन उसे जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो जिसकी गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है। चलिए, अब जब जुडिशरी में आते हैं तो जुडिशरी में सबसे टॉप जो कोर्ट है वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या है? हाई कोर्ट। फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं।
लेकिन ये सेंट्रल लेवल की चीजें, हर स्टेट का पर्टिकुलर अपने अपने खुद के कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, तो वो स्टेट वाइज थोड़ा सा चला जाता है। तो सेंट्रल लेवल की सारी चीजें हम समझेंगे, स्टेट लेवल की किसी स्पेसिफिक की नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हर स्टेट ने अपना खुद का बनाया ना। जैसे आप खुद देखो, आपके करिकुलम में आप देखो ना, आपका नेशनल लेवल का लॉ दे रखा है, स्टेट लेवल का लॉ दे रखा है क्या? नहीं। लेकिन जब आप नेशनल लेवल के लॉस पढ़ते हो तो आपने बहुत प्रो चीजें पढ़ ली है। स्टेट लेवल का लॉ बस आपको रीड करना है, समझ में सब आ जाना है। आपको बस देखना है कि ये लॉ बोलता है क्या, वो इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। डन। 3 पिलर्स, पहला पिलर, दूसरा, तीसरा। अब मैं कहूंगी प्राइम मिनिस्टर किस में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस में आ रहा है, जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में आ रहा है, लोकसभा किस में आ रहा है। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा आ जाए, स्टेट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 12 में। द टर्म स्टेट इंक्लूड, स्टेट का मतलब क्या है ये समझाना है, तो इसके लिए पहले मैंने आपका बेस क्लियर किया, बेस क्लियर हो गया। चलिए, स्टेट मतलब द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वेरी गुड। गवर्नमेंट भी बोल रखो, पार्लियामेंट भी, मतलब सेंट्रल लेवल का भी गवर्नमेंट और स्टेट लेवल का भी गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की बात करूं तो क्या बोलता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यहां देखो, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ईच स्टेट। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को फटाफट अच्छे से रीड करो, मुझे तुम लोग डिफरेंस बताओगे, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, समझ में आया। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेंटर, ये पूरा बोल रहा है भाई मैं सेंटर की बात करो, गवर्नमेंट कौन सी, सेंटर, पार्लियामेंट कौन सा, सेंटर। तो हमेशा जब भी लिखा होता है ना, लिखा होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब किसकी बात कर रहा है, सेंटर। और यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ईच स्टेट, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। लेजिस्लेचर हर स्टेट का, मतलब हम उस टाइम पे समझाने के लिए मैंने बोला स्टेट लेवल का पार्लियामेंट, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड स्टेट लेवल का पार्लियामेंट नहीं होता, लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो जो लिखा है ना हिंदी में लिखा है विधानमंडल, ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात हो रहा है। यहाँ लेजिस्लेचर बोला गया है, लेजिस्लेचर के अंदर लिखा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल। ठीक है, या फिर लिखा होगा लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का अपना एक सिस्टम बना है। डन, क्लियर है। चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, क्या लिखा है, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी। अब लोकल अदर अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके ये नगर निगम, ठीक है, बोर्ड्स वगैरह, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब जो रहते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी लोकल बॉडीज आ जाती है। तो विद इन द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगी, आ जाओ। लेजिस्लेचर का मतलब समझ में आया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का समझ में आया, आ जाओ। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। कुछ एक्सेप्शंस को हटा दो। क्यों एक्सेप्शन बोला, याद करो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये सारे के सारे एब्सोल्यूट तरीके से नहीं मिले। सरकार जब चाहे तो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे फ्रीडम का राइट है, मैं कहीं भी घूम फिर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं कोविड के टाइम पे घूम फिर पा रही थी, क्या नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे यूनिटरी काम करती है। तो फ्यू एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दो, तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स सही तरीके से मिले। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, क्यों बोला एक्सेप्शन को छोड़ के, क्योंकि कहीं कहीं तो रिस्ट्रिक्शंस है ना। चलिए, आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, समझ में आया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, समझ में आया। ऑल लोकल्स एंड अदर अथॉरिटीज, अब इसको कनेक्ट करेंगे सी पॉइंट को 1 से, सारी की सारी लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि इंडिया की जमीन में, इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी लोकल अदर अथॉरिटीज हैं, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आता है। मतलब अगर मैं कहूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में, हाँ है। अब मैं कहूंगी कि जबलपुर का नगर निगम क्या स्टेट की डेफिनेशन में, हाँ है। याद करो जब मैं स्टेट की डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने कहा था अभी पूरा इंडिया समझो इसमें, पूरी सरकार समझो इसमें, तो सब कवर हो रहे ना। अगर मैं लोकसभा की बात करूंगी तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में, राज्यसभा की बात करूंगी, ठीक है, लेजिस्लेचर की बात करूंगी, असेंबली की बात करूंगी, तो सब स्टेट की डेफिनेशन में। तो हम पढ़े स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, सारे के सारे नहीं, 3 पिलर्स नहीं आ रहे। अभी तुम नोटिस करो, यही मैं कंक्लूजन में आने वाली थी, तुम नोटिस करो, ये गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो किसकी बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है, यस और नो। पार्लियामेंट की बात की जा रही है तो किसकी की जा रही है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, ये लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी, लेकिन जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी हमारी इंडिया ने बिल्कुल अलग रखी है, इंडिपेंडेंट रखी है, डिफरेंट रखी है।
वो अलग ही है। स्टेट की डेफिनेशन में एग्जीक्यूटिव भी आता है और लेजिस्लेचर भी आता है, लेकिन जुडिशरी नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो मैंने सिस्टम समझाया था। सारी की सारी लोकल अथॉरिटीज जो हमारी इंडिया की टेरिटरी में है, या फिर क्या लिखा है, अंडर दी कंट्रोल। सेकंड पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझने के लिए, समझो। पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, इंडियन टेरिटरी में जो भी लोकल अथॉरिटीज होंगी वो तो स्टेट की डेफिनेशन में है। सेकंड वाला पॉइंट बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया के टेरिटरी में नहीं है, इंडिया के टेरिटरी के बाहर है, लेकिन कंट्रोल हमारा है। तुमने सुना होगा फॉरेन एम्बेसी, सुना है क्या? फॉरेन डिप्लोमेट से सब सुना है? क्या होता है सिस्टम, बट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। वेरी 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 गुड। क्या है फॉरेन एम्बेसीज तुम्हारे अकॉर्डिंग? वेरी गुड। दिल्ली चले जाओ, ठीक है, लाइन से अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, दिखेगा भैया ये यूएस का है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी। ठीक है, बाहर की कंट्रीज ने भी हमारे यहाँ पे अपने फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठा के रखे, और हमने भी दूसरी कंट्रीज में बैठा के रखे, ताकि दोनों के बीच में क्या हो जाए बच्चा, अच्छे तरीके से डील्स हो सके ना। घूमना है, जैसे कि बच्चे ने एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड, घूमना है। ठीक है, या फिर कुछ भी बिजनेस डील्स करने, या फिर आपने खुद मूवीज इतनी देखी है कि दूसरे कंट्री में जाकर फंस गए। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज का, हमारी सुनने वाला, हमको समझने वाला कोई है ही नहीं, तो उनकी तरफ से उनकी कंट्री को बिलोंग करने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव आता है वहां पे, फॉरेन एम्बेसी वो ऑफिसर आता है। फिर वो बात समझता है, सुनता है, फिर वो कोऑर्डिनेट करवाता है हमारे देश से, क्योंकि वहां पे इंडियन बैठा है ना वो। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो वहां पे आपकी भी देश की फॉरेन एम्बेसीज होगी। ठीक है, और हमारे देश में भी क्या होंगे, दूसरी कंट्रीज के होंगे। ठीक है, तो दिल्ली में अगर आप जाओगे तो लाइन से आपको बिल्डिंग्स दिखेगी। ठीक है, वहां पे आपको फॉरेनर्स दिखेंगे, वो एक्चुअल में वो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो अपने अपने देश को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया में डिस्प्यूट हो गया उस फॉरनर को लेकर, तो सबसे पहले वो ऑफिसर से होगा, जिससे उससे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी वॉर्स होती है, ये सारी चीजें होती है, तो इन सारी चीजों में फिर पंगा तो होता है। तो चलो वो फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ मैं जो आपको समझाने वाली हूँ, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब वहां जो बैठा इंसान है उसमें किसका कंट्रोल है? वहां एक बिल्डिंग बना के रखी होगी हमने, जहां पे पूरा का पूरा हमारा ऑफिसर काम कर रहा होगा, तो वहां कंट्रोल किसका है? हमारा है। भले वो इंडियन टेरिटरी में है क्या, नहीं, वहां है, लेकिन कंट्रोल हमारा। तो कुल मिला के स्टेट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल बॉडीज, और क्या लिखा है, अदर अथॉरिटीज विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर अंडर दी कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भले ही इंडियन टेरिटरी में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है वो, लेकिन यस, कंट्रोल तो किसका चलता है? हमारी इंडिया का। तो जुडिशरी नहीं आती है, ये बात याद रखना। डन। चलिए, स्टेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब एक लैंडमार्क केस, अभी तक एक केस सुना था। कौन सा केस सुना था? ये वाला छोड़ो, इससे पहले वाला, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, है ना, स्टेट ऑफ केरल है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, चलिए, वो जो केशवानंद भारती का केस था वो किसको लेकर था? राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए, अब यहां पर आते हैं, ये जो टॉपिक है, अजय क्या लिखा है, हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। चलो आ जाइए, इस केस को रीड करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज रिफर, इन्होंने लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है एग्जाम्पल है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं क्या क्या आता है। म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। बता रही, हर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जाम्पल जबलपुर, जबलपुर क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, कटनी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जबलपुर है, तो इनका खुद का एक बोर्ड बनाया जाता है, स्टेट बोर्ड बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जबलपुर बोर्ड लगता है, जबलपुर मतलब कि सरकारी, कुछ अलग नहीं है। म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, और बोर्ड मतलब सरकारी डिपार्टमेंट, दैट्स इट, बाकी कुछ उससे बड़ा नहीं होता।
ब्रांचेस है, मतलब एमपी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बस किसका बना दिया, जबलपुर का बना दिया, भोपाल का बना दिया, इंदौर का बना दिया। सरकार है, सरकार खुद से तो सारे काम नहीं करेगी, तो वो अपने डिवीजन 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 ब्रांचेस टाइप के बस बनाते रहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, पंचायत तो समझते हैं, अब थोड़े से विलेजेस एरियाज में उन्होंने बोल दिया भाई कि भाई यहाँ पे पंचायत सिस्टम चलता है। आप खुद देखना, अगर जबलपुर के रांझी से भी थोड़ा सा आप आगे चले जाओगे तो मानेगांव ये सब लगता है, ठीक है, तो गांव विलेजेस जहाँ लगते हैं तो वहां पे इतने सिस्टम्स नहीं है, तो वहां पे सरकारों ने क्या बना दिया है, पंचायत सिस्टम बना दिया है। ठीक, चलो, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अब ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट का अपना एक इन्होंने बना दिया है। पोर्ट ट्रस्ट क्या है, पोर्ट मतलब क्या होता है, वो जो बंदरगाह वगैरह होता है जहाँ पे पानी वानी ये सारी चीजें का एरिया होता है, इन्होंने उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, सरकार को हमें एक डिपार्टमेंट देना था तो हमने एक पोर्ट ट्रस्ट बना दिया है। माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, ये माइनिंग का काम आप समझते हो, खदान वदान का, तो हमने इनका अपना एक बोर्ड बना दिया, मतलब ये सारी की सारी सरकारी चीजें। तो एग्जाम में, हाँ, डिपार्टमेंट से अलग अलग, हाँ, तो सरकार ने काम बस क्या कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है, ऐसे डिवाइड कर दिया है और नाम बस दे दिया है। तो लोकल अथॉरिटीज में ये सब आएंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाए, इसमें से कौन सा लोकल अथॉरिटी है या फिर नहीं है, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक, अब आ जाइए, अजय हास्या का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट किया। एक्चुअल में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। हमें अभी तो पता चल गया स्टेट की डेफिनेशन में क्या कवर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है, हाँ, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है लेकिन जुडिशरी नहीं आ रहा। लेकिन स्टिल बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि भाई स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो अजय हास्या का एक लैंडमार्क केस है, जिस केस ने हमें कंक्लूड किया कि भाई अगर ये सारे पॉइंट्स है, टोटल कितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 6 पॉइंट्स, अगर ये 6 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल होता है तो मान लिया जाएगा वो जो बॉडी है वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती है। तो चलिए उस टेस्टिंग को देखते हैं और पूरे कंक्लूजन में आते हैं। तो ये लैंडमार्क केस ध्यान रखना, पूरा केस बता रही हूँ मैं। डिटरमाइनिंग वेदर द एंटिटी एज एन इंस्ट्रूमेंटली या फिर एजेंसी ऑफ द स्टेट। एक्चुअल में एक बॉडी थी, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, ठीक है। एक कॉर्पोरेशन पे केस होता है और उसे बोला जाता है आप स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो रहे हो, तो स्टेट की डेफिनेशन के हिसाब से आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो सामने वाली पार्टी बोली कि भैया नहीं, हम तो स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहे। तो ये डिस्प्यूट हुआ इस अजय हास्या के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो आपका जो कॉर्पोरेशन है वो क्या है, स्टेट है, और स्टेट है तो आपको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। चलिए, एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय, चलिए कॉर्पोरेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं आईटेक्स का। आईटेक्स एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी, अगर इसके एंटायर शेयर मतलब 100% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी ना, मिनिमम बोला ना, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, अगर पूरा 100% शेयर किसके पास है, सरकार के पास है, तो आप स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो गए। बात समझ में आया, समझो। अगर बस 50%, मिनिमम 51% अगर होल्ड है तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, लेकिन अगर पूरे 100% शेयर किसके, गवर्नमेंट के, तो आप क्या हो, गवर्नमेंट हो, आप स्टेट हो आप। बात समझ में आ गई, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, सरकार करवा रही है। तो आपने कुछ भी किया होगा तो हम ये मान के चलो कि सरकार ने तुम्हें बोला है तो तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बात समझ में आ गई। तो क्या चीज स्टेट में आएगी और क्या चीज स्टेट में नहीं आएगी, तो एक कॉर्पोरेशन की अगर एंटायर शेयर कैपिटल अगर किसके पास है, सरकार के पास है, तो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा, फाइनेंशियल, where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation। क्या बोल रही है वाला पॉइंट, पूरा का पूरा उठा कौन रहा है, आपका खर्चा सरकार उठा रही है भाई, तो आप एक सरकारी एंटिटी हुई ना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पूरा पैसा सरकार का लगा है। दूसरा क्या बोल रहा है, पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, सरकार दे रही है। आपके पूरे खर्चे बड़े लेवल के कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है भाई, सरकार उठा रही है। तो भाई बाहर दिखावे के लिए तो आप सरकार नहीं हो, लेकिन इंटरनली तो आप सरकार हो ना, तो आप भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो गए। पहला और दूसरा समझ में आया, पूरा शेयर सरकार का या फिर पूरा का पूरा खर्चा फाइनेंशियल असिस्टेंट किसका, सरकार का, पूरी लाइबिल है, मतलब ऊपर एसेट की बात करो या लाइबिलिटी की बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बोला कॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो मोनोपोली, मोनोपोली स्टेटस का मतलब बताओ। वेरी गुड।
किसी पर्टिकुलर है ना फील्ड में, पर्टिकुलर बिजनेस में अगर कोई सिंगल सेलर है तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोली स्टेटस। ठीक है। रेलवे की बात करें, रेलवे का काम कौन करता है? सरकार बस करती है ना। ठीक है। सरकार के अलावा कोई नहीं। क्या कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जिसमें मोनोपोली होगी? है ही नहीं। होगी तो सरकार क्या कर लेगी? उसे अपने अंडर में कैप्चर कर लेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मोनोपोली प्राइवेट पर्सन तो क्रिएट कर ही नहीं सकता। अगर किसी की मोनोपोली है तो सरकार क्या कह रही है? तुम आज से मेरे। समझ में आया? मान लो अगर जियो कंपनी सबको खत्म कर देती है और अकेला जियो कंपनी बचता है, तो जियो कंपनी फिर किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। सरकार कहेगी हम नहीं चलाने देंगे तुमको अब तुम्हारी मोनोपोली। और सरकार ने अपना बीएसएनएल रखा है, पता नहीं क्यों रखा है ना? चलाता है कोई बीएसएनएल? बहुत चलता है। जितने भी गवर्नमेंट एरियाज है, बहुत वैसे सस्ता मिलता है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन नेटवर्क्स के थोड़े से रोने हैं। वहां चल रहा था, बहुत सारी जगहों पे नहीं चलते हैं। हाँ, हम लोग तो बहुत रोए हैं। और बाकी के नहीं मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन स्टिल हाँ यही बोल सकते हैं। और जहां सबका मिलता है वहां मिलेगा ही नहीं। चलो ठीक है, जो भी है। तो ये तो चलो जस्ट टॉक थी, है ना? बस मैं कह रही हूँ कि मान लो सरकार भी क्या करती है ना, किसी की मोनोपोली ना क्रिएट नहीं होने देती है, इसलिए वो सब जगह अपना 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 एक तो स्टैंड रखती है ना? कि भाई हाँ, किसी को भी लग रहा है बहुत महंगा तो सरकारी चीजें है, सरकारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, ये कर लो, है ना? तो थोड़ा सा जेंट्रिक रखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन किस स्टेटस में आ जाती है? मोनोपोली, तो वो क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट एंटिटी हो जाएगी, स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तीन चीजें, पहली चीज क्या थी? एंटायर शेयर कैपिटल। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सपेंडिचर। तीसरा, मोनोपोली स्टेटस। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप परवेसिव मतलब बहुत डिटेल, छोटी छोटी चीजें हर लेवल में, हर छोटी छोटी बात आपको सरकार से पूछनी पड़ती। सरकार का कंट्रोल है उसमें। कंट्रोल है मतलब आप बिना सरकारी परमिशन के वो काम नहीं कर सकते। आईटेक्स की हर छोटी बात भाई हमें पूछनी पड़ती है, किससे? गवर्नमेंट से। तो दैट मीन्स कंट्रोल किसका है? सरकार का ना। और अगर सरकार का इतना डिटेल तक कंट्रोल है, दैट मीन्स ये क्या है? स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर, क्या लिखा है? पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई भी काम किसके लिए? जनता के लिए है, जनता की इंपॉर्टेंस के लिए है, या क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, तो मान लिया जाएगा वो क्या है? फॉर एग्जांपल एनजीओस वगैरह। ठीक है। अब देखो सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या था? जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए। एनजीओस मैंने इसलिए ही बोला, एनजीओ सेक्शन 8 कंपनीज तो है। ठीक है। चलो, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काम किया जा रहा है तो हम मानेंगे कि भाई सरकार तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो ये सारी चीजें भी इसके कंट्रोल में आ जाएंगे, तो हम इसे स्टेट की डेफिनेशन में कवर करेंगे। समझो। अब जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, जो एनजीओ होती हैं, एकदम दोनों भी सेम नहीं होती है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अब एनजीओ जरूरी नहीं है कंपनी का फॉर्म हो। तुम चार दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार हमें ना लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए, लेकिन तुम चार लोगों ने कंपनी नहीं बनाया। क्योंकि तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें समझ में आया कि हाँ, हमें अगर लोगों की भलाई के लिए काम करना है तो हम कंपनी भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी के अलावा दूसरी चीजें भी बना सकते हो आप अपना एक ट्रस्ट बना सकते हो, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल धंधा करना है ना, सोल भी कर सकते हो, पार्टनरशिप भी कर सकते हो, एलएलपी फॉर्म भी कर सकते हो, और कंपनी फॉर्म भी कर सकते हो। लोगों की भलाई करनी है ना, तो अलग अलग फॉर्मेट है। कंपनी बना के भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? ट्रस्ट बनाकर भी कर सकते हो। कंपनी सेक्शन 8 कंपनी कंपनी है वो। ठीक है। ट्रस्ट बना सकते हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट फॉलो करो। ठीक है। एक फर्म, एक एसोसिएशन बना सकते हो। तो अलग अलग लॉज अलग अलग तरीके से बोलता है। तो अगर मैं कहूंगी एनजीओ और सेक्शन 8 कंपनी एकदम ही सेम है, तो एकदम भी सेम नहीं है। फॉर्मेट, थीम दोनों की सेम है। थीम क्या है? लोगों की भलाई करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है तो स्टेट की डेफिनेशन में ये कवर हो जाएगी। सरकार बोलेगा भैया आज से तुम नहीं, जैसे मोनोपोली को बोला ना, तुम अगर सिंगल बचे तो तुम मेरे कंट्रोल में। सेम सरकार आपको हिंट करेगी कि भाई तुम सरकार सॉरी जनता की सेवा करो ना, कल से आप हमारे। तो सबको वो नहीं बोलेगी, जो बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा उसे बोलेगी। ठीक है। तो वो सरकार के कंट्रोल में, सरकार किसको बोलेगी और किसको नहीं, तो सरकार ने खुद डिक्लेयर कर दिया। कोई भी चीज ओरली तो सरकार करेगी नहीं, तो एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, रिटन डॉक्यूमेंट, कि भाई आज से तुम एक स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसको हम अपने अंडर में रखना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या बोलता है? दिख रहा है? चलिए रीड करो।
डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन. कुछ डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बहुत सारे काम हैंडल कर रही है, लेकिन कुछ काम है जो हेवी हो गए, सरकार ने उसे किसे ट्रांसफर कर दिया, कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनीज को दे दिया कि भाई तुम ये काम देखो. अगर कंपनीज को दे दिया, स्टिल वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने एक एयर इंडिया का केस ही देखा होगा. किसका था वो? गवर्नमेंट का था. एयर इंडिया किसकी थी? गवर्नमेंट की थी. गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक चीज डिपार्टमेंट, उन्होंने अपनी एक क्या बोलते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है. तो सरकार बोल रही है, एग्जांपल दे रही हूं मैं, उन्होंने देखा कि भाई हम ये चला नहीं पा रहे लॉस में, तो हमने क्या दे दिया, इसको सेल करवा दिया, टाटा ने उसे खरीद लिया. अब वो टाटा की होगी. इन्होंने कहा अगर हमने कोई अपना डिपार्टमेंट, वो तो उन्होंने अपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी को बेचा, कंपनी को बेचने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम कह रहे हैं हमने अपना एक डिपार्टमेंट जो अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि बर्डन ज्यादा है, तो हमने एक कॉर्पोरेशन को, एक कंपनी को बोल दिया भाई तुम ये काम संभालो, लेकिन स्टिल वो हमारा ही होगा, हमारा मतलब सरकार का ही होगा. एग्जाम्पल के तौर पर एमसीए, एमसीए का फुल फॉर्म बताओ जो मुझे अब दिखाना है तुम्हें, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा का पूरा ऑनलाइन है, क्योंकि इसका ऑफलाइन तो क्या था, आरओसी. इसका ऑफलाइन तो क्या था, आरओसी. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का पूरा ऑनलाइन सिस्टम क्या सरकार ने बनाया? भैया किसकी हेल्प ले रखे? इन्फोसिस, टाटा, इन सब की ही हेल्प ले लेके हम लोगों ने ये सब बनाया. तो ऑनलाइन जितना भी है टेंडर भरे जाते हैं उस हिसाब से होते हैं, ठीक है. तो पूरा का पूरा भाई इन्फोसिस, इन सब लोगों ने ये सारे काम कर रखे, ऐसे ऑनलाइन जितनी भी चीजें, तो हमने ये काम दे रखा है करने के लिए, लेकिन स्टिल वो है किसका डिपार्टमेंट? है तो सरकार का ही. सरकार तो पूरी नजर रखेगी, तो स्टेट की डेफिनेशन में वो सारी चीजें भी कवर हो जाएंगे. तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स है. ये एक टेस्ट है, अजय हास्या के केस में ये टेस्ट बिल्कुल है ना फाइनल किया गया कि इन 6 बातों में से एक भी बात आप में अगर अट्रैक्ट हो रही है तो स्टेट की डेफिनेशन में है. पहला, हमें क्या चेक करना है कि वो जो कॉर्पोरेशन है उसका इंटायर शेयर कैपिटल सरकार का है क्या? है तो वो स्टेट है. फाइनेंशियल असिस्टेंट इंटायर एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है? सरकार उठा रही, तो स्टेट है. या फिर कॉर्पोरेशन का मोनोपोली स्टेटस ले लेती है तो वो क्या है? सरकार अपने अंडर में वो ले लेगी. देखो आज तो मोनोपोली जियो कंपनी अकेला बचता है, बाकी सब नहीं है. बीएसएनएल भी नहीं है, सब खत्म हो गया, ठीक है. एमटीएनएल भी था, वो भी सब खत्म हो गया, ठीक है. अब जियो अकेला बचता है, तो कल से ही वो नहीं हो जाएगी, प्रोसीजर होती है प्रॉपर, लेकिन सरकार उसे अपने अंडर में ले आएगी, ठीक है. चलिए फिर क्या लिखा है? डीप एंड प्रोसेसिव कंट्रोल है, हर छोटे बड़े डिसीजन कौन लेती है? सरकार लेती है. नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर आप किस टाइप का कर रहे हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कर रहे हो, ठीक है, तो भी वो जनहित में, वेरी गुड. या फिर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया. हाँ, इसमें से कोई भी एक पॉइंट, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट अट्रैक्ट होता है किसी कॉर्पोरेशन में, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर है. नहीं, कहीं कहीं बनी है और कहीं कहीं नहीं भी बनी है. हम्म. देखो अब होता है क्या है कि डिस्प्यूट हुआ ना, तो डिस्प्यूट जब होता है तो सबसे पहले उस बंदे से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा झगड़ा हुआ कहाँ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुम राजस्थान से बिलोंग करती हो और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है. अब कहाँ ये डिस्प्यूट अराइज हुआ? मैं क्लास ही पढ़ा रही थी, तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है. मेरी क्लास कहाँ लगती है, क्लास किस जुरिडिक्शन में आ रहा है, किस टेरिटोरियल एरिया में आ रहा है, तो वो देखा जाएगा. अगर वो एमपी में आ रहा है तो केस कहाँ बनेगा? एमपी. एमपी की पुलिस के पास जाऊंगी, एमपी की कोर्ट में जाऊंगी, ठीक है. अगर वो क्लास कहाँ है, एरिया कहाँ कवर हो रहा है, वहां कवर हो रहा है, ठीक है. तो दो लोग अलग अलग जगह बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डिपेंड होगा क्या, आपको देखना पड़ेगा कि डिस्प्यूट कहाँ हुआ है, किस चीज को लेकर हुआ है. आप खुद नोटिस करो, जितने भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो, ठीक है, आपने अमेजोन इन सबसे जो भी, ठीक है, मंगवाया, उससे कुछ भी गलत चीज आ गई आपके पास, ठीक है. तो होता क्या है, अब ये सारे के सारे मैटर्स तुम खुद देखो. कोई बैठा है केरल में बैठकर ऑर्डर मंगवा रहे, ठीक है, अमेजोन तो भाई ऑनलाइन वेबसाइट है. हम यहाँ बैठ के मंगवा रहे हैं, कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कोई भी मंगा रहे हैं. अब बताओ डिस्प्यूट के लिए क्या अमेजोन भटकती रहेगी क्या? अमेजोन साफ बोल देगी भाई मुझसे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा दिल्ली में आकर हम डिस्कस करेंगे. जब भी चीजें बहुत ज्यादा फैली होती है तो एक चीज डिसाइड करवा दी जाती है, स्पेशली ऑनलाइन केसेस में. क्यों? हेडक्वार्टर. क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अलग अलग जगह अमेजोन कब तक भटकेगी? तुम केरल में बुला लोगे,
कोई भैया आसाम में बुला लेगा, कोई गुजरात में बुला लेगा, तो ऐसे डिसाइड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक या मटेरियल आप खरीदते हो तो उससे रिगार्ड में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो बोल दिया जाता है कि भाई हम दिल्ली में देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे, हम वहाँ देखेंगे, तो एक सेंटर अथॉरिटी डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन अगर सेंटर अथॉरिटी नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस डील कर रहे हैं तो बिजनेस डील में देखा जाएगा कि कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन मतलब कहाँ आपको कारण मिला, डिस्प्यूट आपका कहाँ हुआ है, तो वो देखा जाएगा। और जनरली देखा जाता है किसका, डिफेंडेंट का। हु इज डिफेंडेंट, जिसपे केस हुआ है। ठीक है, चलो सावधान इंडिया तो देखते ही होंगे। ठीक है, सावधान इंडिया या इससे रिलेटेड कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक, सीआईडी देखते हो, पुलिस कहाँ जाती है ढूंढने उस आरोपी को, उस ऑफेंडर को, कहाँ जाती है, जहां का वो है, जहां गांव में छुपा होगा, कहीं भी गया होगा, वहां जाते हैं। क्यों, मान लो यहाँ पे मर्डर हुआ, जबलपुर में मर्डर हुआ, ठीक है, अब वो मर्डर करके भाग जाता है, तो मैं केस कहाँ कर रही हूँ, जबलपुर में। जबलपुर में उस मर्डर को कोई जानता भी नहीं है, तो जहां वो बिलोंग करता है वहां जाऊंगी ना, वहां के पड़ोसियों से पूछूंगी तो पता चलेगा ना। यहाँ तो कोई जानता भी नहीं, 2 मिनट आए मर्डर करके निकल लिया वो। तो यहाँ केस कर कर क्या, केस कहाँ किया जाता है, जहां से डिफेंडेंट बिलोंग करता है, क्योंकि हमें सबूत इकट्ठा करने हैं, हमें केस को सॉल्व करने की फॉर्मेलिटी करनी है, सॉल्व करना है ना, फॉर्मेलिटी करनी, तो यहीं केस कर दो चलो। ठीक है, तो ज्यादा सही क्या होता है, डिफेंडेंट जहां से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर था, वापस आएंगे। चलो समझ में आ गया, आज यहाँ से आएगा केस। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता था, आर्टिकल नंबर 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 13 डिक्लेयर ऑल दीज लॉस, ये क्या लिखा है, अब ये लीगल टर्म बार बार आएगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, कंसिस्टेंट मतलब क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। याद रहेगा, वापस, कंसिस्टेंट मतलब मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ। इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। जितनी भी लॉज है अगर वो इनकंसिस्टेंट है, अगर वो मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, या फिर क्या लिखा है, डेरोगेशन है, मतलब सेम ही होता है, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो हम उसे क्या मान ले जाएगा, वॉइड। दीदी कुछ समझ में नहीं आया, आओ एग्जाम्पल से समझे, फिर से इस लाइन पे मैं आऊंगी, आ जाइए। एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इस लॉ को समझोगे, आपकी बुक की एक एक लाइन में रीड करके आपको समझाऊंगी। पहले ये समझो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक क्या होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। समझो, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950, पक्का इसी टाइम पे बना था ना। चलिए, बन के तैयार नवंबर में हो गया था, इंप्लीमेंट कब हुआ, जनवरी में। ठीक है, 1950 डन। ये तो लॉ 1950 में बना ना, लेकिन उससे पहले तक भी तो लॉस थे ना। ठीक है, ब्रिटिशर्स के थे, उससे पहले भी हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में भी हमने देखा। ठीक, चलो 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि भाई हमारे ना बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो मेरे बच्चे फटाफट मुझे बता देंगे। पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और रेमेडी। तो ये सब हमें किसने बताया, 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने बताया हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमने कहा अरे वाह, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमें लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी लॉस थे, इससे पहले भी लॉस थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद भी तो लॉ बने हैं ना। जीएसटी कब आया, वेरी गुड, है ना, अमेंडमेंट आकर। तो बस मैं कह रही हूँ, आज 2024 में एक नया लॉ बनता है, तो उसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलूंगी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से पहले जितने लॉज बने थे उन्हें मैं क्या बोलूंगी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इससे पहले जितने लॉज बने थे उन्हें थोड़ा ना पता था। फॉर एग्जाम्पल 1940 में एक लॉ बना, 1940 में एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना, और वो लॉ बहुत सारी बातें बोलता है, और लॉ बताते बताते वो क्या बताता है, आपकी जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है उसे थोड़ा ना सपना आ रहा था कि भाई 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा वो फंडामेंटल राइट्स देगा। तो उसने जितने भी लॉज बनाए तो उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आने वाले हैं, ऑब्वियसली कैसे उसे ध्यान होगा, तो उसने ऐसे लॉज बनाए जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे। बात समझ में आ रही है, वापस प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कब बना, एक 1940 में एक लॉ बना, उस लॉ ने अपने अपने लॉज की बातें बताई कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब 1950 में हम आते हैं और हमें पता चलता है कि यार हमें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो हमें ये पता चलता है कि भाई 1950 1940 का ये जो लॉ है ना, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है। तो ऐसे लॉस को बोल दिया जाएगा कि आप क्या हो, वॉइड। अब ये वॉइड क्या होता है, वॉइड का मतलब पहले समझो, वॉइड मतलब क्या है, गलत है,
नील एंड वॉइड। हमारे लिए ये लॉ हम पे एप्लीकेबल है, ये गलत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये बोला जा रहा है ऑल दी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बने हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद दी फंडामेंटल राइट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन रहे। ऐसा कोई भी लॉ पुराने टाइम पे बना था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, बिकम वॉइड, वो गलत मान लिया जाएगा। ये बात समझ में आई? चलिए, वॉइड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वॉइड कब हुआ? जब वो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, मतलब उससे पहले तक तो वो सही था। मतलब लॉ कब आया था? 1940 में। 1941 में वो सही था कि गलत था? सही था। 1942 में सही था कि गलत था? 1943 में सही था कि गलत था? सही था। वो कब तक सही था? 1950 तक। 1950 तक सही था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो अब क्या हो गया? गलत हो गया। हम कहेंगे भाई वो लॉ तो गलत है वो हमारे लिए, अभी तक तो सही था, क्योंकि अब नई बात आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर वॉइड एब इनिशियो ये एक टेक्निकल लीगल लैटिन टर्म है। वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब क्या बताया? इनिशियो मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो ये वॉइड एब इनिशियो है क्या? स्टार्टिंग से ही गलत था क्या? वो जो लॉ बना था स्टार्टिंग से गलत था क्या? नहीं। कब जाके गलत हुआ? 1950। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मैं क्या बोल सकती हूँ? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मैं वॉइड एब इनिशियो बोलूंगी कि नॉट वॉइड एब इनिशियो। वेरी गुड, क्योंकि वो कुछ टाइम तक तो सही था ना। स्टेट इज प्रोहिबिटेड, अब स्टेट मतलब एक राज्य की बात नहीं हो रही, वही स्टेट जो भी हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर और हमारी जो गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्टेट इज प्रोहिबिटेड मेकिंग एनी लॉ विच कॉन्ट्राडिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। स्टेट साफ बोलता है भाई आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनाओगे, लेकिन इफ सच लॉ इज मेड, स्टिल बन गया लेजिस्लेचर से बाय मिस्टेक अगर बन जाता है, विल बी ट्रीट, इसे हम बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस मतलब होता है बियॉन्ड, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाना, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिस कारण से ऐसे लॉज बन जाते हैं, तो इसे हम क्या मानेंगे कि वो गलत बन गए, वॉइड है वो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट से फंडामेंटल है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग से ही ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन साफ बोल देता है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है और क्या बोलता है? ये फंडामेंटल राइट्स है, ये छीने नहीं जाएंगे। अब 1950 के बाद जितने लॉज बनते हैं वो सब तो स्टार्टिंग से गलत हो गए ना, क्योंकि उन्हें तो पता था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फिर वो क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं? अगर वो गलती कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे ये स्टार्टिंग से गलत है, कभी ठीक थे ही नहीं। क्या वॉइड एब इनिशियो का मतलब समझ में आ रहा है? ये टेक्निकल टर्म है। वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से गलत, नॉट आ गया तो मतलब स्टार्टिंग से गलत नहीं। तो क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया? अकॉर्डिंग टू 13, आर्टिकल नंबर 13, सारे के सारे लॉज अगर क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं? डेरोगेशन होते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो उसे हम क्या मानेंगे? वॉइड। लेकिन कुछ होते हैं वॉइड एब इनिशियो और कुछ होते हैं नॉट वॉइड एब इनिशियो। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज हैं वो क्या है? नॉट वॉइड एब इनिशियो। गलत ये भी है, गलत ये भी है लेकिन शुरुआत से नहीं, और गलत ये भी है लेकिन ये शुरुआत से। तो क्या प्री और पोस्ट समझ में आया? अब आपकी बुक में आ जाओ, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर कर रखी है लेकिन सब सेम है। दिख रहा है ये? स्टार्ट करूं? चलो, प्री पोस्ट की जगह इन्होंने क्या बोल दिया है? एग्जिस्टेंस बोलते हैं ना, एग्जिस्टिंग को आ रही, दिख रहा है यहां से? चलो, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने भाई फंडामेंटल राइट्स की जस्टिबिलिटी आपको बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के तो इसे हम साफ साफ बोलते हैं भैया वो गलत है हमारी नजरों में। एग्जिस्टिंग लॉ और क्या लिखा है? फ्यूचर लॉ, इसी को मैं क्या प्री और पोस्ट बोल सकती हूँ? बोल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब कि पहले से था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ये प्री बोल दो उसको। और फ्यूचर लॉ मतलब क्या? पोस्ट। क्यों फ्यूचर बोला? क्योंकि 1950 के बाद आया था। डन। चलो, एग्जिस्टिंग लॉ बोलता है आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13 और सब आर्टिकल 1। ठीक है, लॉ विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने क्या बोल दिया? ये क्या है? इनवैलिडिटी है, मतलब इनवैलिड है ये। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल देखो उन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर गए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस क्या है? वॉइड। लेकिन अब यहाँ पे लिखो वॉइड एब इनिशियो, है क्या ये? वॉइड एब इनिशियो है क्या? लिखो यहाँ पे नॉट वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि प्री तो पहले तो कुछ टाइम के लिए तो सही थे ना, 1950 तक तो सही थे। ठीक है,
फ्यूचर लॉ बोलता है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स नॉट मेक एनी लॉ, ऐसा कोई भी लॉ आपको नहीं बनाना है, लेकिन स्टिल आपने बनाया तो ये भी वॉइड है। लेकिन बस ये लोग बताना भूल गए हैं किसे हम वॉइड एब इनिशियो बोलेंगे और किसे नॉट। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग लॉ को बोलेंगे, किसको बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो? फ्यूचर लॉ को। तो लिख लो, यहाँ पे भी वॉइड लिखा है, यहाँ पे भी वॉइड, तो यहाँ पे लिख के वॉइड एब इनिशियो, और यहाँ पे नॉट लगा देना एब इनिशियो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है द लॉ डेफिनेशन गिवन 13 में बता के रखा है डिफाइन इंक्लूड, इसका मतलब क्या क्या है? लॉ की डेफिनेशन में सब कवर होता है। ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस टर्म्स को याद रखना, डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस, अभी ये समझो इमरजेंसी लेवल में जो लॉ बनाना पड़ता है दैट वाज ऑर्डिनेंस। अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? इमरजेंसी लेवल में जो लॉ बनाना पड़ता है दैट वाज ऑर्डिनेंस, ठीक है। चलो, इमरजेंसी लॉ बोल दू, कोई भी ऑर्डर बोल दू, कोई भी बाय लॉज, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम यूज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ द लॉ। लॉ की डेफिनेशन में सब टाइप के लॉ कवर होंगे जो इमरजेंसी लेवल में बनाया जा रहा है, कोई भी ऑर्डर दे दिया, कोई भी बाय लॉज, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन, सब ये सब क्या होते हैं? लॉ है जिसे आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। अलग अलग टर्म से ये बोल रहे हैं। नीचे आ जाओ, नथिंग दिस आर्टिकल शेल अप्लाई एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल, ये क्या लिखा है? 368, लिख लो 368 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। 368 क्या बोलता है पहले ये लिख दो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। वापस 368 एक हेडिंग है आर्टिकल, हेडिंग उसकी क्या लिखी है कि पावर है, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। किस चीज की पावर है? मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है? अमेंड। लेकिन अमेंड करना आसान है क्या? क्या है? रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो लिखा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बस यहाँ पे उन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट फुल पावर है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ी सी कंडीशन है, ठीक। नथिंग दिस आर्टिकल शेल अप्लाई एनी अमेंडमेंट, ये जो आर्टिकल है शेल अप्लाई नथिंग, देखो लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा कर होती है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई मतलब कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। नथिंग अप्लाई डायरेक्ट बोल सकती हूँ, नथिंग अप्लाई एनी अमेंडमेंट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड आर्टिकल। इन्होंने कहा कि भाई 368 में जितनी बातें दे रखी है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, वो डिफरेंट बातें करता है, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करता है, ठीक है। नीचे आ जाओ, आर्टिकल 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू इन अ नंबर ऑफ केसेस। आर्टिकल 13 को लेके बहुत डिस्प्यूट हुआ, और जब डिस्प्यूट हुआ तो उसमें बहुत सारे केसेस आए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई लॉ के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी। लॉ, बेटा मुंह धो ले भाई, तू जा जा जा, जा जल्दी जा, जल्दी जा, ठीक है। लॉ को लेके बहुत डिस्प्यूट हुए, और डिस्प्यूट जब हुए तो सब लोग केस लेकर पहुंच गए कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसको लेके मैं लॉ नहीं बना रहा हूँ, इसको लेके मैं लॉ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन लैंडमार्क केसेस बना रहा हूँ। तो जब भी ऐसे मैटर्स आएंगे तो जो लैंडमार्क केसेस का जो कंक्लूजन है वो ही कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ये क्या अच्छे से समझ में आ गया? आज कोई भी नया केस आएगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? भाई सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो केस है ना, उसी का कंक्लूजन तुम पे एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। अलग से लॉ नहीं बनाया है, केस लैंडमार्क केस चिपका दिया जाता है। हाँ, तो आर्टिकल 13 ने बोला जुडिशियली रिव्यू, जुडिशियरी ने इतने केसेस को हैंडल किया, इतने नंबर ऑफ केसेस को, तो कोर्ट हैव इवॉल्व डॉक्ट्रिन, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बना दिए, मतलब प्रिंसिपल्स बना दिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए, लॉ नहीं बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, वो प्रिंसिपल आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। दूसरा सेवरेबिलिटी, देन प्रोस्पेक्टिव ओवरलोडिंग, फिर क्या लिखा है? एक्विजिशंस एक्सेट्रा। इनके कंसेप्ट नहीं बताए हैं इन्होंने जानबूझकर, इनके डिटेल कंसेप्ट कुछ तो पढ़ाएंगे एग्जीक्यूटिव में एक्स्ट्रा। इनके पूरे केसेस हैं, इन केसेस कैसे कंक्लूजन बना, विथ पूरा का पूरा बहुत नंबर ऑफ केसेस बताएंगे कि भाई जज के पास ऐसे ऐसे 4-5 केसेस आए, जब वो 4-5 केसेस आए तो इससे उन्होंने ये प्रिंसिपल, ये डॉक्ट्रिन बनाए। तो जो डॉक्ट्रिन के जो नाम पड़े हैं ना, तो ये नाम उन बहुत नंबर ऑफ केसेस जब आए थे उसकी कंक्लूजन पे बेस बने, तो यहाँ पे बस नाम दे रखे हैं। यही वाले ये लिखा था एक्लिप्स, ये लिखा था क्या?
हाँ, इंडोर मैनेजमेंट ये सब थे। हाँ, समझ गए मैं। अब वो भी क्या है ना, तुम्हारे सिलेबस को बहुत कट शॉर्ट कर रखा है, वो एग्जीक्यूटिव का ही पूछ रखा है वो भी। हाँ, अब देखो, आ जाते हो तो तुम्हारी तो बुक में है ही नहीं ना, और वो कंसेप्ट बहुत बड़े कंसेप्ट है। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट ये वन 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 लाइन के इंट्रोडक्शन में तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, लेकिन उसकी डिटेलिंग तो एग्जीक्यूटिव में ही है ना, अभी समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग का, अभी इतना लेवल ही डेवलप नहीं हुआ। वो अब कभी इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं, स्कैनर जो है ये किसी ने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, वो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो सिलेबस तुम्हारा बहुत कम ज्यादा हुआ है, कम ज्यादा हुआ है। अभी तो और सिलेबस उन्होंने क्या कर दिया है, श्रिंक। तो कभी क्योंकि आ चुके हैं इसलिए वो वहां पर है, तो इसलिए उनको पहले मार्क करके रखना, और ऐसे क्वेश्चंस को हम पूरा का पूरा जब सिलेबस खत्म होता है वहां पे तुम मुझे मार्क करके दे देना। सबका इंट्रोडक्शन में तो बता दूंगी, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटीज है स्टिल आने की तो तुम्हें वो बनना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेवल तो सब बनना चाहिए, हाई लेवल तो छोड़ो, क्योंकि हाई लेवल तो एग्जीक्यूटिव में आएगा ना, और उसके लिए तुम्हारा माइंडसेट भी तो अभी हो वैसा। ठीक है, सेम केस इसके लिए भी है, सेम केस इस डॉक्ट्रिन को भी लेके, तो दोनों डॉक्ट्रिन याद करना, कंपनीज एक्ट के भी बताना और ये भी, इनको साथ में ही बताऊंगी। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। अभी तक फटाफट हमने क्या पढ़ा, दो हमने आर्टिकल्स पढ़े, पहला आर्टिकल 12, फिर क्या पढ़ा आर्टिकल 13। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया तो मैंने बताया आर्टिकल 12 क्या बताया था, स्टेट की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई, अजय हास्य का केस भी याद आ गया, उसके वो 6 टेस्ट कि कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेट में आएगा और कौन स्टेट में नहीं आएगा। फिर अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ के बारे में समझा। ठीक है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट, या फिर आपकी बुक ने क्या यूज कर रखा है, एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर लॉ, समझ में आया। वॉइड मान लिए जाएंगे, क्यों मान लिए जाएंगे, लॉजिक समझ में आया। किसे वॉइड एब इनिशियो बोलते हो, किसको नहीं, ये समझ में आया। ठीक है, सिंगल मीनिंग भी पूछा जाएगा वॉइड एब इनिशियो का। ठीक है, चलो। फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ ऑर्डिनेंस, ये सारी चीजें ये आगे चल के बहुत डिटेल में आएंगी। ठीक है, ऑर्डिनेंस का अभी मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, इमरजेंसी लेवल में लॉ बनाना। ठीक है, इमीडिएट लॉ बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने दो आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिए, 12 13 14 क्या था, स्टार्ट करते। आर्टिकल 12 समझ में आ गया, 13 समझ में आ गया, 12 13 पक्का, ए ठीक से बैठ जल्दी। राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है ना, ये कुछ और है, यही है। चलो, राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट कहां से होता है, 14 से और 18, 6 कैटेगरीज है ना। चलो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब हमें ये याद रखना चालू करना है। 12 याद हो गया, 13 याद हो गया। ठीक है, अब 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 इतना लंबा चौड़ा बोलता है, अभी इसको शॉर्ट में बोलूंगी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बोले तो भेदभाव, प्रोहिबिट मतलब भेदभाव करना अलाउड ही नहीं है, सख्त मना है। ठीक है, चलो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबॉलिश ऑफ द अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी मतलब छुआछात, है ना, वो जो छुआछूत होता है ना, बिल्कुल। अभी कोविड में बहुत ज्यादा ही और बढ़ गया, बड़ी मुश्किल से तो ठीक किया था, फिर बढ़ गया, क्या करे, बीमारियां आ गई। ठीक है, एक्चुअली जब छुआछूत हुआ था ना, उस टाइम पे भी बीमारी आई थी हमारे देश में, महामारी ही आई थी, उसके बाद से ही लोगों ने ये सब टच नहीं करना, ये सब फिर दूसरे साइंस में लेके चले गए लोग। ठीक है, फिर उसे बड़ी मुश्किल से ठीक करने का ट्राई किया गया, हुआ तो नहीं था वैसे ठीक, लेकिन और कोविड के बाद बढ़ गया। फिर क्या लिख, अगर गांव वाँव में चले जाओ तो है, अभी भी बहुत है, मतलब जात बिरात में उन लोगों ने करने लग गए, लेकिन बहुत अजीब है। हाँ, चलो, फिर क्या लिखा है, तो ये टोटल 14 15 16 17 18 किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कैटेगरी है। चलो चलो, वापस वापस। ठीक है, तो 14 15 16 17 18 ये याद करना है। चलिए, शुरुआत करेंगे 14 से। ये पूरा नाम है उसका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वापस से क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, बराबर है, और लॉ भी क्या करता है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। अगर मुझे जान से मारने की धमकी किसी ने दी तो जाके पुलिस से प्रोटेक्शन मांगूंगी, और किसी नेता को किसी ने जान से मारने की धमकी दी तो उसे भी पुलिस प्रोटेक्शन देगी, तो दोनों को बराबर देती है ना। तो नेता को, वो प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें नहीं करेंगे। ठीक है, देखो,
हाँ लेकिन मेरे केस में पुलिस नहीं आएगी, बोले अरे ठीक है यार कोई मजाक कर रहा होगा, और फिर जब शूट हो जाएगा तब उन्हें लगता है अरे नहीं आया ये तो हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात अलग है, प्रैक्टिकल कुछ और है। लॉ ने क्या बोल रखा है, अगर आम इंसान भी फोन करेगा तो पुलिस को उसे भी प्रोटेक्शन देना है, और नेता भी करेगा तो कर रहा है, तो लॉ बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शन प्रैक्टिकल चीजें कुछ अलग होती हैं। चलो, लॉ के सामने सब बराबर है, मैं मर्डर करूंगी तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी ना, नेता भी मर्डर करेगा तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा ही है ना। देखो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स अलग है, लॉ ने साफ बोला सब बराबर है। चलो आ जाओ, वापस आएंगे। आर्टिकल 14 बोलता है स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट मतलब लेजिस्लेचर, हमारी गवर्नमेंट है ना, सरकार कभी भी है ना डिनाई नहीं करेगी टू एनी पर्सन इक्वालिटी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए बराबर, अगर किसी ने है ना किसी पे बात आ जाती है तो उनको प्रोटेक्शन भी बराबर मिलना चाहिए। तो साफ ये लिखा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ तक ये क्लियर है, घिसी पिटी बातें वो रिपीट 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 एक ही बात को अलग 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 तरीके से बता रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ में आओ। आर्टिकल 14 अप्लाई टू ऑल द पर्सन एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन, मतलब सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है, हमारे देश के नागरिक को भी ये मिलेगा, और प्लस किसको मिलेगा, कॉरपोरेशन को भी मिलेगा विच इज ज्यूरिस्टिक पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल बॉडी कानून की नजरों में एग्जिस्ट करती है। इन्होंने कहा अगर कोई कंपनी भी गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है ना, कंपनी ने फ्रॉड किया ये बात अलग है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी, डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा, तो कंपनी कंपनी ने अगर कुछ गलत किया तो कंपनी के अगेंस्ट भी केस किया जाता है, उसे भी पनिशमेंट मिलती है। कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ जाती है तो उसे भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने बोला बस इंसान के लिए ही नहीं है, ये किसके लिए, कॉर्पोरेट बॉडी के लिए भी है। बात समझ में आ गई, आर्टिकल 14 समझ में आया, हेडिंग याद करो फटाफट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आर्टिकल 14। 12 क्या है, स्टेट की डेफिनेशन, 13 14, अब आ रहे हैं 15 में, अब आ रहे हैं 15 में, प्रोहिबिशन ऑफ, क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अब एक्सेट्रा लगा दिया तो एक्सेट्रा मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब स्टेट को प्रोहिबिट कर रखा है, सरकार आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना है। रिलीजन तो बेस होना ही नहीं चाहिए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है आपको। अगर कोई भेदभाव करता हुआ पाया जाता है तो पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। रेस बोले तो ये काला है, ये गोरा है, ऐसी बातें नहीं करनी है। कास्ट, ये भाई ओबीसी है, ये एसटी है, ये एससी है, ये जनरल कैटेगरी है, ये भी नहीं की जाएगी। आएंगे हम एक्सेप्शन केसेस में, मन में बार बार एक्सेप्शन केसेस आ रहे होंगे, आएगा वो भी आएगा, ये भी बताएंगे, ठीक है। सेक्स, ये लड़का है या लड़की है, नहीं करना है, इस टाइप का भेदभाव नहीं करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बोले तो आप पैदा कहाँ हुए, रियल में एक्चुअल में, मेरा बॉर्न जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये सच है। अब जहां कोई सुनता है अच्छा आपका बॉर्न जम्मू कश्मीर में हुआ है, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो उनका सेंस कहाँ लगता है कि कहीं आप पाकिस्तानी तो नहीं है। तब मैं बोलती पापा आर्मी में थे, पापा वहां पोस्टेड थे, तो इसलिए मेरा बॉर्न वहां हुआ। फिर हम वहां से घूमकर आसाम गए, ये सब सही सही कहानियां है ना, एग्जाम्पल वाली नहीं है। फिर मैं दिल्ली गई है ना, अक्सर मैं एग्जाम्पल बोलती ना, ये बिल्डिंग मेरी है तो एग्जाम्पल होता है ठीक है। फिर वहां से हम दिल्ली घूमे, उसके बाद हम जबलपुर आए, फिर यहाँ मुझे रॉकी सर मिल गए और मैं यहीं सेटल हो गई, ठीक है। पापा का रिटायरमेंट हो गया, पापा भी यहीं सेटल हो गए, तो अब मैं कहीं नहीं घूम रही हूँ, अब मैं सर को लेकर घूमती हूँ, है ना चलो, तो बॉर्न मेरा कहाँ हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है बच्चों, जम्मू। तो जहां कोई जे एंड के देखता है तो दिमाग में क्वेश्चन आने लगता है, तो आर्मी का नाम सुन के वो क्वेश्चन खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, तो थोड़ी सी डरने वाली भावना आ जाती है, ये कहीं कोई पाकिस्तानी तो नहीं एंड ऑल, है ना, वही तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा भेदभाव नहीं करना है, गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो आपके धर्म के बेसिस में हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ देम हो, या फिर इनमें से कुछ भी हो। साफ साफ बोल दिया है। हम पढ़ रहे आर्टिकल क्या, 15 का सब आर्टिकल 1,
आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 बोलता है नो सिटीजन, ऊपर तो सरकार को बोला भाई तुमको तो भेदभाव करना अलाउड नहीं है, लेकिन सिटीजन को भी बोला सिटीजन आप भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। कहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे? एसेस टू शॉप। एक हिंदू की शॉप में लिखा है कि भैया मुस्लिम अलाउड नहीं है, एक मुस्लिम की शॉप में लिखा है हिंदू अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन की शॉप में लिखा है भैया हिंदू मुस्लिम दोनों ही अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो साफ बोल दे भाई तुम फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हो। क्रिश्चियन की दुकान में क्या लिखा है? हिंदू अलाउड नहीं है, मुस्लिम अलाउड नहीं है, वो बस किसको अलाउड कर रहा है? क्रिश्चियन को, सिख को अलाउड कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुमने ऐसा बोर्ड लगा दिया है, जो यहाँ आया उसने ये देखा, तो आप उससे क्या कर रहे हो? आप उससे क्या कर रहे हो? उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। सीधा कहाँ जाके शिकायत करना है? सुप्रीम कोर्ट। छोटे मोटे कोर्ट के पास नहीं जाना है, सीधा बड़ी अथॉरिटी के पास जाके शिकायत कर देने का। यही तो है आपकी फंडामेंटल राइट आपके पास। वही एक्चुअल में भेदभाव हो रहा है ना। तो कोई भी सिटीजन इस टाइप का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। किस में नहीं लगाएगा? किसी दुकान में घुसने से किसी को रोक नहीं सकते। और क्या लिखा है? पब्लिक रेस्टोरेंट। अपने प्राइवेट की बात नहीं हो रही भाई, मैं अपने घर में अगर खाना बना रही हूँ तो मैं कहूंगी नहीं भाई मैं क्रिश्चियन को अलाउड नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये चलता है, ये प्राइवेट है। तो कुल मिलाकर आप पब्लिक एरियाज में ये हरकतें नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ये करता हुआ पाया जाता है तो आपने उस इंसान का जिसे रोका है, फॉर एग्जाम्पल ये गौरी घाट है, पब्लिक एरिया की प्राइवेट एरिया, रोक सकते हो क्या किसी को इसमें? नहीं रोका जा सकता। पब्लिक एरिया में किसी जिसको रोका गया है मतलब उसका फंडामेंटल राइट उससे छीना गया है। ठीक है, तो एसेस टू शॉप अलाउड नहीं है, पब्लिक रेस्टोरेंट, पब्लिक होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कहीं सिनेमास वगैरह। ठीक है, गोल बाजार में फेयर वेयर लगता रहता है ना, जाके पहुंच गए किसी ने रोक दिया, रोक सकते हो क्या? किसी को नहीं रोक। अगर आपने ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्या लिखा है? यूज ऑफ वेल्स। आप जानते हो गांव में भाई ये जात बात के केस में तो भाई क्या क्या कर सकते। ठीक है, हाँ ब्राह्मण का है भाई, तुम उससे पानी, बेचारा प्यास से मर जाएगा, लेकिन तुमने अगर छू दिया तो भाई अब पता नहीं लड़ाइयाँ हो जाएंगी, है ना, क्या क्या होगा। गांव में आज भी होता है एक्चुअली में, बहुत ज्यादा। हम फॉर एग्जाम्पल शहरों में रह रहे हैं, हम नहीं देख रहे तो हमें लगता है कि ये चीजें खत्म हो गई। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद आज भी अपने घरों में देखते होंगे या फिर आसपास, आपके घर में भले ही ना होता होगा, आपके आसपास होता होगा, कोई लेबर ना पानी मांग ले आपसे या एक कप चाय मांग ले, उसका कप अलग से रख दिया जाता है। बाकी मेहमानों को तो खुद घिस घिस के धो रहे हैं, लेकिन उसका इसे अलग से रख दिया जाएगा और वो अलग से पानी डाल कर देगा। ये क्या हरकत है? इंसान नहीं है क्या वो? इंसान नहीं है क्या? उसमें क्या अलग है? तो ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप ही वो इंसान हो जिसे ठीक करना पड़ेगा। सेम ट्रीटमेंट करो, बाकी मेहमानों के साथ भी फिर यही करो ना, बोलो नहीं 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 पानी डाल के दो कप में। वहां हिम्मत होगी क्या आपकी? नहीं। इंसानियत हमेशा बच्चों आगे रखना। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। यूज ऑफ दी वेल, कुएं का पानी नहीं छूने देना। ठीक है, देन क्या लिखा है? टैक्स। खुद का पर्सनल कुएं की बात नहीं हो रही है, पर्सनल कुएं में तो भाई तुमको जो करना है करो, लेकिन जो पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसमें आप नहीं कर सकते। ये रोड हमारी है, रोड तुम्हारी हो सकती है क्या? नहीं भाई, किसी की भी है, कोई भी यूज करे। ठीक है, तो यूज ऑफ दी वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, बाथिंग घाट, ये घाट मतलब गौरी घाट का एग्जाम्पल, रोड्स हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो गया, मेंटेन होली पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड, सरकार का पैसा लगा है। गौरी घाट में किसका पैसा लगा है? सरकार का लगा है, किसी को रोका नहीं जाएगा। यूज ऑफ दी जनरल पब्लिक, सरकार ने लगाया है जनता के लिए। ये जनता कोई रिलीजन कोई रेस है ना, ये काला है ये गोरा है, गोरे को नहीं आने देंगे, काले को नहीं आने देंगे, लड़के को नहीं आने देंगे, लड़की को नहीं आने देंगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बात करूंगी शिरडी। शिरडी के आगे एक मंदिर पड़ता है, सनी सिंगापुर करके कुछ होगा, है ना। वहां पे केस हो गया था स्पेशली गर्ल्स को लेकर। वहां पे गर्ल्स अलाउड ही नहीं थी, आज की डेट में है, आज की डेट में है। ठीक है, लड़कियों ने केस कर दिया, उन्होंने बोले लड़कियां अशुद्ध होती है। ठीक है, लड़कियां अशुद्ध होती है। ठीक है, एक्चुअली में आज दुनिया गर्ल्स के कारण है। आज तुम्हें उससे अशुद्ध बोल के उनको केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट से टोरे। सनी सिंगापुर में अब सब अलाउड है, गर्ल्स भी अलाउड है और बॉयज भी अलाउड है। तो एक्चुअली में ये फंडामेंटल राइट छीने गए थे। पब्लिक प्रॉपर्टी है, मंदिर किसी का पर्सनल है, अपने पर्सनल मंदिर में जो करना है करो भाई, तुम पब्लिकली ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, केस में भी बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, बस बस वही। ठीक है, सर्टेन एक्सेप्शंस है। आर्टिकल नंबर 15 चल रहा है, 15 का 1 और 15 का 2। 1 क्या बोलता है?
इन बेसिस में भेदभाव नहीं करना। टू क्या बोलता है, सिटीजन को बोलते हैं भाई पब्लिक प्रॉपर्टी में ये सारी हरकतें नहीं करनी है, अदरवाइज आप फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। अब 15(3) दिख रहा है, 3, 4, 5 ऊपर नीचे कर दूं थोड़ा, दिख रहा है, चलो हाँ जी। 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, अभी आज के लिए बस इतना ही करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। फटाफट क्विक रिवीजन। आर्टिकल 12 याद आ रहा है, स्टेट की डेफिनेशन। 13, 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बताते जाओ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बात समझ में आ गई। ये आर्टिकल सब आर्टिकल 1 है। सब आर्टिकल 2 कोई भी सिटीजन कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी में किसी को रोक नहीं सकता। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पैसा सरकार का या तो पूरा लगा है या तो आधा लगा, थोड़ा भी लगा है, सरकार ने जनता के लिए बनाया है, किसी भी जनता को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जाएगा तो वो पब्लिक आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की सभा समाप्त।